बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम मैप सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड किए बगैर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट फिनोमेनास, डिफरेंट पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स और डिफरेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ल्ड मैप सीरीज़ की हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने वर्ल्ड मैप को जो 4 जनरल हेमिस्फीयर्स हैं उनमें कैसे डिवाइड करना है। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है। इसको आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम वर्ल्ड मैप को दरमियान में यानी बिल्कुल आप इसके एक पॉइंट को आप सेंटर मान लेते हैं और सेंटर मानते हुए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, यानी यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं और वो जो वर्टिकल लाइन है वो एक्चुअली क्या है, वो आपके मैप को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मैं इसमें चूँकि ज्योग्राफी की जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो यूज़ नहीं कर रही ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में। हम बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपने वर्ल्ड मैप को वर्टिकली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया तो जो पार्ट आपके राइट साइड पर होगा, उस डिवीजन के राइट साइड पर जो पार्ट होगा वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और जो उसके वेस्ट साइड पे पार्ट होगा यानी उसके लेफ्ट साइड पे जो पार्ट होगा वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। तो 2 हेमिस्फीयर्स आपको समझ में आ गए कि जब आपने वर्टिकली मैप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो उस वर्टिकल डिवीजन के राइट साइड का जो पार्ट है आप उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं और उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट्स और कौन से कंट्रीज आएंगे और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट्स और कौन से कंट्रीज आएंगे। राइट नो वी आर जस्ट डिवाइडिंग द वर्ल्ड मैप इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन और वो वर्टिकल लाइन हमारे वर्ल्ड मैप को 2 इक्वल हाफ्स में 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। एक जो हेमिस्फीयर है जो कि आपकी वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर है उसको आप क्या कह रहे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो उसके लेफ्ट साइड पे है उसको आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स ताकि आपको ये याद हो जाए। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने वर्ल्ड मैप को वर्टिकली अब डिवाइड तो हो चुका है, आपने अब वर्ल्ड मैप को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, अगेन 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। जब आप वर्ल्ड मैप को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको आप इक्वेटर कहते हैं। तो जो इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो इक्वेटर का नीचे वाला हिस्सा है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। अब इक्वेटर को ज़्यादा शायद आपको मुश्किल लगे तो आप वर्टिकल लाइन के ऊपर वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आपने क्या याद रखना है कि वो आपका क्या है, वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। आमतौर पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और आपने ये जो ग्लोब की डिवीजन है साउथ ग्लोब और नॉर्थ ग्लोब ये भी पढ़ी होगी और आमतौर पर जो साउथ ग्लोब है उसको अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग पार्ट कंसिडर किया जाता है, जबकि जो नॉर्थ पार्ट है, जो नॉर्थ ग्लोब है वो एक डेवलप्ड पार्ट और एक डेवलप्ड हेमिस्फीयर कंसिडर किया जाता है। तो अब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉर्दर्न ग्लोब में, नॉर्थ ग्लोब में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स और कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो अब यहाँ तक हमने वर्ल्ड मैप को 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉर्नर की तरफ आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप ये नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है लेकिन साथ ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है लेकिन ये आपका साथ साथ सदर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर की तरफ आप चले जाएंगे तो ये आपका वेस्टर्न और
नार्दर्न हेमिस्फेयर है, यानी ये आपका वेस्टर्न और नार्दर्न, ये वेस्टर्न और सदर्न, और ये वाला जो है ये ईस्टर्न और सदर्न, और अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ये ईस्टर्न और साथ ही साथ नार्दर्न हेमिस्फेयर है। अब हम ज़रा कॉन्टिनेंट्स की तरफ चलते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है ये और इसके नीचे ये सारा, ये क्या है, ये एशिया है। एशिया और इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ये वाला जो पार्ट है, जब हम इसकी तरफ आ जाते हैं तो ये क्या है, ये यूरोप है। याद रखिए कि एशिया और यूरोप, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि इनको डिवाइड करने वाला कोई वाटर बॉडी एज सच इनके दरमियान नहीं है, बल्कि इनको डिवाइड करने वाली जो माउंटेन है उसको यूराल माउंटेन रेंज कहते हैं। और जो एशिया और यूरोप के दरमियान बेसिक डिफरेंस है वो एक्चुअली कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज़ अगर हम कहें कि इसको कोई बड़ी वाटर जो बॉडी है वो डिवाइड कर रही है, जैसे बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको बिग वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जब इकट्ठे बात की जाती है एशिया और यूरोप की, यानी आप ये कह सकते हैं कि व्हेन वी कंबाइंडली टॉक अबाउट द लैंड मैस ऑफ यूरोप एंड एशिया, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, यूरेशिया का। तो यूरेशियन वर्ड कहीं पर आपको नज़र आ जाए, यूरेशिया की टर्म अगर आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। अब अगर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ आ जाएंगे तो ये सारे का सारा जो कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका। और अगर आप फर्दर जो एक्सट्रीम साउथ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर अगर आप उसकी तरफ आ जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो साथ दूसरे इलाके हैं इनको अगर आप साथ मिला लेंगे तो इसको आप ओशिनियन रीजन कहते हैं। अब आप मूव करें वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, तो ये साउथ है, ये साउथ अमेरिका है, और अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर आप आ जाएंगे तो दिस इज़ ग्रीनलैंड। तो कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन सबसे पहले आपको मेमोराइज करनी है कि एग्जैक्टली कौन सा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप में किस जगह पर है, कौन से हेमिस्फेयर में है। फिर हम चलेंगे इसके कंट्रीज़ की तरफ। अब ये जो फर्स्ट कंट्री है हमारे पास रशिया, तो रशिया की जो लोकेशन है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर वाली साइड पे है। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली साइड पे है, इसलिए जो रशिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाक़ है। अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो रशिया का बिग पार्ट है वो सारे का सारा कहाँ पर है, वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। अब अगर आप रशिया के साउथ की तरफ जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर क्या है, मंगोलिया। तो रशिया के बाद हमने जो दूसरा कंट्री एशिया का डिस्कस किया है वो मंगोलिया है, लेकिन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि रशिया फुल फ्लैज एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं है, बल्कि इसका कुछ पार्ट, ये वाला जो इलाका है ये कहाँ पर है, ये यूरोप में है। इसलिए इसको आमतौर पर जब आप इधर हम आगे इसके साथ जो मिले हुए कंट्रीज़ हैं यानी जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो रशिया और रशिया के साउथ में मंगोलिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो रशिया का सदर्न बॉर्डर है वो मंगोलिया के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन मंगोलिया कौन सा बॉर्डर रशिया के साथ शेयर कर रहा है, नॉर्दर्न बॉर्डर, क्योंकि मंगोलिया का जो सदर्न बॉर्डर है वो तो ये नीचे वाला है, और जो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर है वो ये जो थिन सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये है। तो मंगोलिया अपना नॉर्दर्न बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ, और जो रशिया है वो अपना सदर्न बॉर्डर शेयर कर रहा है मंगोलिया के साथ। मंगोलिया के एग्जैक्ट साउथ की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो चाइना है। अब ये देखिए कि जो चाइना का नॉर्दर्न बॉर्डर है वो मंगोलिया के साथ है। ये सारा, ये आपको सारा चाइना की जो बाउंड्री है वो नज़र आ रही है। ये अब आप साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो जो आप साउथ की तरफ आएंगे तो आप साउथ एशिया की तरफ आना शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ तक ये सारा क्या है, ये चाइना है। इस तरफ अगर आप चले जाएंगे तो फिर आप चाइना के वेस्टर्न पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस तरफ आ जाते हैं तो आप चाइना के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे कुछ और कंट्रीज़ हैं। ये है नॉर्थ कोरिया। अब ये देखें कि ये चूँकि ऊपर की तरफ है तो ये नॉर्थ कोरिया इसका नाम है, और इसके जो नीचे की तरफ कंट्री है साउथ कोरिया। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो कौन सा कंट्री चाइना के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर कर रहा है, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो शेयर कर रहा है नॉर्थ कोरिया।
और उसके बाद जो नीचे की तरफ है वो है साउथ कोरिया। आपको पता है कि जो अमेरिका है वो हमेशा किसको सपोर्ट करता है, वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, और नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रहे होते हैं। अब तो हम इधर आ जाते हैं, तो ये है जापान। ये जापान को आप देखें तो जापान आपको एज सच कोई लैंड बॉर्डर ये किसी के साथ भी शेयर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके ज़्यादातर जो बॉर्डर्स हैं वो सारे मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, यानी वाटर बॉर्डर्स हैं। अब हम थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो ये है ताइवान। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ताइवान है वो ये क्लेम करता है कि वो एक सॉवरन और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चाइना का क्लेम क्या है कि ताइवान इसका एक पार्ट है, इसका एक प्रोविंस है। बाद में जब मैं आपको चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी तो उसके अंदर हम ताइवान का जो स्टेटस है उसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अब ये जो छोटा सा एक पार्ट है ये भी चाइना का पार्ट है, ये और ये दोनों पार्ट जो हैं ये चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना के ही पार्ट है। अब आप इधर से नीचे आ जाएं तो ये है वियतनाम। तो इसका मतलब ये है कि वियतनाम भी चाइना के साथ अपने नॉर्दर्न साइड से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब वियतनाम के साथ एग्जैक्टली आप यह देखें तो ये लाओस है, और लाओस के साथ अगर आप इधर आते हैं तो ये कंबोडिया है, कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड है, और थाईलैंड के साथ इधर अगर आप आते हैं तो ये है म्यांमार। तो म्यांमार भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये म्यांमार है, ये चाइना है, इसके जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का वो चाइना के साथ शेयर हो रहा है। अब हम इस रीजन की तरफ आ रहे हैं जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। इसे साउथ एशिया क्यों कहते हैं, इसकी लोकेशन समझ के आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि इसे साउथ एशिया क्यों कह रहे हैं। राइट नाउ मेरा जो कर्सर है वो पाकिस्तान के ऊपर है, तो मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये देखें कि ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, वो चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम ये एक छोटा सा कंट्री है, अभी हम इंडिया पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं इससे पहले आपको नेपाल और भूटान दिखाना चाह रही थी। तो जो इंडिया है, इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया भी अपने जो नॉर्दर्न बॉर्डर हैं वो चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, और इंडिया जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। अगर हम जो इंडिया है वो अपना वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, और जो हम ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा, ये बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। और जब हम नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं तो एक तो इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर शेयर किए हैं, और यहाँ पर नेपाल है, इंडिया नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और अगर हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, भूटान, यानी इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के एग्जैक्ट ऊपर भूटान है। और भूटान से अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो आगे नेपाल है, और फिर ये सारा जो है ये इंडिया है, और फिर जो आप वेस्ट की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो आगे आपको पाकिस्तान नज़र आएगा। अब हम साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो साउथ की तरफ मूव करेंगे तो ये है श्रीलंका। अब आप इन एरियाज़ की तरफ चले जाएं, ये है मलेशिया, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इंडोनेशिया है। आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है ये मुख्तलिफ जज़ायर पे मुश्तमिल एक कंट्री है। इधर आप आ जाते हैं तो ये फिलिपाइन है, क्योंकि ये जो सारा इलाका है साउथ चाइना सी, इसको भी हमने चूँकि बाद में वाटर बॉडीज़ को भी डिस्कस करना है तो हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलिपाइन, चाइना और ये जो सारे इस इलाके में कंट्रीज़ हैं, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके जो मैरीटाइम इश्यूज़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर इनके इश्यूज़ हैं, यानी ख़ास तौर पर अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो उसमें जो इनके इश्यूज़ हैं वो क्या है। अभी हम फर्दर मूव कर रहे हैं, यहाँ तक जो पार्ट है ये एशिया का है, लेकिन जब हम इधर मूव करते हैं तो ये जो पैपुआ न्यू गिनी है ये ओशिनियन रीजन है। आप इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली ये है, लेकिन ये जो पार्ट है ये किसका है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट और सॉवरन कंट्री है जो कि ओशिनियन रीजन के अंदर है। इसका नाम क्या है, पैपुआ न्यू गिनी। ये पैपुआ न्यू गिनी है, और अगर आप इसके वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया नज़र आएगा। अब यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी आइलैंड्स हैं। इधर अगर हम मूव करते हैं तो ये भी आइलैंड्स हैं,
ठीक है। जो ही आप इधर की तरफ मूव करते हैं तो ये आपको न्यूजीलैंड नज़र आ रहा है। न्यूजीलैंड की लोकेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूजीलैंड किस रीजन में आ रहा है? न्यूजीलैंड आ रहा है ओशेनियन रीजन में। तो ओशेनियन रीजन में हमारे पास दो बड़े कंट्रीज आ रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड किस हेमिस्फीयर में वाक़ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है, सदर्न में है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको जो हेमिस्फेयर्स हैं वो याद हुए हैं, और जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो लोकेशन है क्या वो आपको समझ में आई है या नहीं आई है। अब वापस हम चलते हैं पाकिस्तान से ऊपर की तरफ, और जो है अफ़गानिस्तान। अब अगर आप अफ़गानिस्तान के नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एशियन स्टेट्स नज़र आ जाएंगी। तजाकिस्तान, अब तजाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इसके अलावा तजाकिस्तान चाइना के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर कर रहा है। इधर आप देखेंगे तो आपको किर्गिस्तान नज़र आएगा। किर्गिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ पर किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तजाकिस्तान के साथ। इससे ऊपर आप चले जाएं तो ये कजाकिस्तान है। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी वो कजाकिस्तान है। उसके बाद अगर आप कजाकिस्तान के ये जो इसका सदर्न बॉर्डर है उसकी तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको उज़्बेकिस्तान नज़र आता है। उज़्बेकिस्तान से फिर आप फर्दर साउथ की तरफ मूव करते हैं तो आपको तुर्कमानिस्तान नज़र आता है। इधर आप आते हैं तो ये अब आप वेस्ट एशिया में आ रहे हैं, जिसको आमतौर पर मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। ये ईरान है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ कुछ चीज़ें। ईरान यहाँ पर है और यहाँ पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ईरान के साथ अपना जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो शेयर कर रहा है, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर शेयर कर रहा है। और जो ईरान है वो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान का ये वाला जो इलाका है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है ये बलोचिस्तान है। और जो आप इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको केपी नज़र आएगा, और इधर की तरफ आप जाते हैं तो ये आपका जीबी और एजेके। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर आपको ये वाला जो इलाका है इधर मैं एक आपको हिंट देती हूँ आपको याद रखने के लिए कि यहाँ पर आपको एक पोर्ट नज़र आएगी, क्योंकि ये जो अरेबियन सी है पोर्ट अरेबियन सी पर ही होगी। तो ये इलाका सिंध है, और जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा? ये पंजाब होगा, और ये इंडिया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो दो प्रोविंसेस हैं पंजाब और सिंध वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जबकि जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है वो किस प्रोविंस का शेयर हो रहा है? वो केपी का शेयर हो रहा है। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर हो रहा है वो बलोचिस्तान का बॉर्डर शेयर हो रहा है। ईरान से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस कंट्री की तरफ। दिस इज बॉर्डर बॉडी। ये आपका कंट्री है आज़रबाईजान, और यहाँ पर है जॉर्जिया। इधर की तरफ आप आते हैं तो फिर हम टर्की की तरफ चले जाएंगे, और ये छोटा सा कंट्री है आर्मीनिया। यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, इंशाल्लाह ताला हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बेसिकली क्या कॉन्फ्लिक्ट है नकोर्नो काराबाख के ऊपर। तो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम जल्दी डिस्कस करेंगे। जी, ये आप अभी तक जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एशियन कंट्रीज़ हमने स्किप कर दिए हैं। तो अब हम उन एशियन कंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये है ओमान, जिसको आप इसका जो कैपिटल सिटी है मस्कत। बहुत सारे लोग इसको मस्कत के नाम से जानते हैं, लेकिन मस्कत चूँकि ओमान का कैपिटल सिटी है तो इस कंट्री का जो नाम है वो ओमान है। ओमान के अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये यमन है, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यमन के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में जो दो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है? एक सऊदी अरेबिया है और एक ईरान है। तो ये जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये है जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, और ये है सऊदी अरेबिया के। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये आपको बहरीन नज़र आता है। थोड़ा सा आप इधर चलेंगे तो ये कतर है। अभी चूँकि मैं आपको वर्ल्ड मैप एक तरीके से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो समझाऊंगी, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, इसके नॉर्थ की तरफ। तो ये इराक है। अब इराक और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा अगेन फोकस करूँगी। इराक यहाँ पर है और यहाँ पर ईरान है। तो ईरान और इराक ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने लैंड बॉर्डर्स शेयर कर रहे हैं।
इराक से आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो टर्की है, और इधर से आप थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं तो ये सीरिया है। अब सीरिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस करने के लिए भी अगेन हमें रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रोल है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इधर आप अगर आ जाते हैं तो ये जॉर्डन है, और यहाँ पर ये बिल्कुल आपको इनविजिबल सा लग रहा है, ये लेबनान है। नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा और तो ये आपको इज़राइल बिल्कुल टाइनी सा कंट्री नज़र आ रहा है, और इधर ही आपको जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ है वो भी नज़र आएंगी। वो बिल्कुल छोटा सा इलाका है, इसलिए इस वक्त मैं आपको उसको यहाँ पर विजिबल करके नहीं दिखा सकती, लेकिन जब हम एशियन कॉन्टिनेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो देन आई विल डेफिनेटली शो यू ऑन माई प्रोजेक्टर। जी स्टूडेंट्स, ये हम टर्की तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो हम यूरोप में एंटर हो रहे हैं, तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया, चूँकि इनके दरमियान जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो भी चल रही है, तो ज़रा हम इनके बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं। यूक्रेन, यहाँ पर यूक्रेन है और यहाँ पर रशिया है, तो रशिया यूक्रेन के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है, यूएस जो है वो यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दिलवाना चाहता है, यानी यूक्रेन को नेटो अलायंस का एक पार्ट बनाना चाहता है। क्योंकि जब यूक्रेन नेटो का एक हिस्सा बन जाएगा, उसका एक पार्ट बन जाएगा, तो जो नेटो फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस आ जाती हैं तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट किसके लिए हो सकता है, रशिया के लिए। तो रशिया इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर कर रहा है अपने लिए, इसलिए रशिया इस बात पर बजिद है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम यूक्रेन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये है बेलारूस, और इधर से आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये लैटविया है, इधर आप आते हैं तो ये लिथुआनिया है, फिर आप इस तरफ चलते हैं तो ये पोलैंड है। अब पोलैंड की हिस्ट्री और रशिया की हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें वर्ल्ड वार 2 को खास तौर पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो ये जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड, बैटरी इज रनिंग लो। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चेकिया की। ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो कि लैंड लॉक कंट्री है, छोटा सा मुल्क है सेंट्रल यूरोप में। और यहाँ पर जो दूसरा है ये है स्लोवाकिया, और अगर आप इधर आते हैं तो ये हंगरी है, और देन रोमानिया। नीचे की तरफ आप आते हैं तो बल्गारिया, सर्बिया और बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया। इधर आप आते हैं तो दिस इज़ ऑस्ट्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल सिटी है वियना, इसको सिटी ऑफ ट्रीटीज़ और सिटी ऑफ एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुई हैं। लाइक अगर हम वियना कन्वेंशन की बात करें ऑन कंसुलर रिलेशंस, या फिर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो कंसुलर रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों के ऊपर जो कन्वेंशन साइन हुई हैं वो ऑस्ट्रिया में ही साइन हुई हैं। इसके साथ नीचे अगर आप देखते हैं इधर इसके साउथ की तरफ तो ये इटली है, और अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये कोसोवो है, और देन अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो दिस इज़ अल्बानिया। ऊपर थोड़ा सा आप जाते हैं तो ये मॉन्टेनिग्रो है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, और ये नीचे की तरफ ग्रीस है। ग्रीस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो रीजन है, जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी का, या जब हम सिटी स्टेट्स की बात करते हैं तो वो हम ग्रीस से हमेशा स्टार्ट करते हैं। अब ग्रीस के साथ जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो भी याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ हमने ऐसी वॉर्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करना है जहाँ पर आपको फिर ग्रीस और टर्की की जो लोकेशन है, क्योंकि टर्की की लोकेशन की मैं बार बार इसलिए कर रही क्योंकि इसको जब हमने पढ़ना है तो हमने ऑटोमन एम्पायर को भी डिस्कस करना है, और ऑटोमन एम्पायर और टर्की ग्रीस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स और टसल्स थे उनको भी डिस्कस करना है, तो इसलिए आपने इनके जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो याद रखने हैं। अब हम इस तरफ चलते हैं तो हेयर इज़ जर्मनी। अब जर्मनी को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जर्मनी के साथ इधर इटली है और यहाँ पर फ्रांस है, तो ये फ्रांस और ये जर्मनी ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड वार 2 याद करनी है, समझनी है, तो इसके लिए आपको जर्मनी, फ्रांस
और इधर आप ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो यूके, इनके जो लैंड बॉर्डर्स हैं और इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी किन रीजंस की वजह से थी। और इधर अभी हम ऑस्ट्रिया को डिस्कस करके आए हैं, इसको भी हमें साथ याद रखना होगा। इधर हमने पोलैंड की बात की तो पोलैंड को भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि हम जब वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। तो ये है ये स्विट्ज़रलैंड, जिसको हमेशा ये कहा जाता है कि ये एक पुरस्कून कंट्री है, बड़ा पीसफुल कंट्री है और ये आमतौर पर न्यूट्रल रहा है। एक लंबे अरसे तक ये यूएन की मेंबर कंट्री भी नहीं बना, बल्कि उसके ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर रहा। लेकिन अभी रिसेंटली जो स्विट्ज़रलैंड है इसने यूएन की फुल फ्लेज जो मेंबरशिप है वो हासिल कर ली है। इधर आप आते हैं तो ये है नीदरलैंड्स और ये बेल्जियम है, अगेन छोटा सा मुल्क है। यहाँ पर भी इट्स लिटिल बिट रिच कंट्री। अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह पर यहाँ पर जाना चाहते हैं फॉर योर पीएचडी स्टडीज़ तो इट्स अ गुड ऑप्शन। अब हम मूव करते हुए जा रहे हैं स्कैंडिनेवियन रीजन की तरफ, या जिसको आप नॉर्डिक रीजन के नाम से भी जानते हैं, डेनमार्क। और इधर आप जाते हैं तो स्वीडन और ये है नॉर्वे। अब नॉर्वे का कुछ हिस्सा यहाँ पर है और कुछ हिस्सा यहाँ पर है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इधर आप आते हैं तो फिनलैंड और इधर आप आते हैं तो आइसलैंड और इधर आते हैं तो ग्रीनलैंड। अब ये जिन पे मैंने अभी अभी क्लिक किया है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये वाला हिस्सा है नॉर्वे का और साथ ये वाला हिस्सा, और ये स्वीडन और फिनलैंड, इनको आमतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है या नॉर्डिक रीजन के कंट्रीज़ कहा जाता है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर इनकी जो रेटिंग है वो बड़ी हाई है। यहाँ पर एक कंट्री हम स्किप कर गए हैं और वो है एस्टोनिया। इधर आप आते हैं तो ये आयरलैंड है। आयरलैंड के इधर क्या है, यूके। आपको ये बात पता होगी कि एक वक्त था कि जब आयरलैंड जो था वो यूके का पार्ट था। अभी भी कुछ जो पार्ट है आयरलैंड का वो यूके के साथ है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो अलग हो चुका है, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री बन चुका है। इधर आप आएंगे तो ये स्पेन है। अब स्पेन की लोकेशन को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेन बिल्कुल करीब है किसके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, और स्पेन के इधर जो है वो पोर्चुगल है। अब ये वो इलाके हैं, वो कंट्रीज़ हैं, वो स्टेट्स हैं जो कि जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है ओपन सी तक, क्योंकि हमने बहुत सारे इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसे भी डिस्कस किए हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो आप देखें कि अफ़गानिस्तान के चारों तरफ क्या है, बाकी कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर अफ़गानिस्तान ने ट्रेड करनी है, अफ़गानिस्तान ने ओपन सी को एक्सेस करना है, तो उसे किसी दूसरे स्टेट की लैंड को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम वापस साउथ एशिया में आ जाएं तो साउथ एशिया में नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसी तरह से अगर आप भूटान की बात करते हैं तो भूटान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये इसके नीचे बांग्लादेश है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अरेबियन सी है इसकी डायरेक्ट इस तक असेस है। इसी तरह से अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ये सारे जो इसका बॉर्डर है ये इसके वाटर बॉर्डर यानी मैरीटाइम बॉर्डर हैं। और इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का भी ये जो छोटा सा आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अरेबियन सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हमने जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, एशिया को, यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को, या आप अगर हम सारे की बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट करके तो हमने ओशिनियन रीजन को भी डिस्कस किया है। नॉर्डिक रीजन या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस मैप सीरीज़ का, उसमें हम अफ्रीका को डिस्कस करेंगे, नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे और साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। और मैं इसको समराइज़ करूँगी आपको, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर हैं वो याद करवाने की, और इन कंट्रीज़ की जो एग्जैक्ट लोकेशन बनती हैं उसको मेमोराइज़ करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर मैप आपके सामने ना भी हो तो आप इमेजिन करें कि मैप आपके सामने है और आप कंट्रीज़ की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। एक दफ़ा ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, हम इनकी लोकेशन को मेमोराइज़ कर लें। उसके बाद जो वाटर बॉडीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जो वाटर रूट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला उनको डिस्कस करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई होप कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको उनकी एग्जैक्ट नेचर के मुताबिक अंडरस्टैंड कर सकें।
आप जो डिफरेंट एडवांसमेंट्स के रैशनल हैं, फॉर एग्जांपल सी पैक क्यों बनाया गया, इसी तरह से अगर हम सुएज कैनाल की बात करते हैं तो वो क्यों एस्टेब्लिश की गई। तो जब हम वाटर बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे और हम रूट्स को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली इनके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो रैशनल्स हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगे। ये जो क्रोएशिया और कुछ छोटे छोटे इलाके कंट्रीज इसमें रह गए हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं समझना कि ये जो इलाके हैं ये इसका पार्ट हैं ही नहीं, तो ये आपने याद रखने हैं। बाकी ये साइप्रस भी यहाँ पर है जिसको अभी तक हमने हाईलाइट नहीं किया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि ओशिनियन रीजन में कितने कंट्रीज़ हैं और एशिया के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं और यूरोप के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ किनको कहा जाता है और नॉर्डिक रीजन किसको कहा जाता है, और इनकी एग्जैक्ट आपने मुझे लोकेशन बतानी है एज़ पर हेमिस्फेयर्स। हमने जो 4 हेमिस्फेयर्स डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।